आज की सुबह कुछ खास है। लंबे समय बाद ये एक नई आशा की किरण लेकर आई है। आज आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त के जीवन का नया अध्याय शुरू हो रहा है। पिछले 5 सालों से चाणक्य तक्षशिला से दूर चले गए थे। मगध में महाराज धनानंद अपने बेटे के विरह में दिशाहीन हो चुके हैं। इधर चाणक्य के प्रशिक्षण की आग में तपकर चंद्रगुप्त युवावस्था की दहलीज पर खड़ा है। अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए चाणक्य ने 5 साल का लंबा समय क्यों लिया? चारों तरफ फैले जंगल के बीचों बीच एक 21 साल का नौजवान अपने दोनों हाथों से कुछ असंभव सा करने की कोशिश कर रहा था। तो उस कोशिश में उसके शरीर की हर मांसपेशी उभर कर सामने आ रही थी। वो अपने दोनों हाथों से 2 अनियंत्रित घोड़ों को एक दूसरे की विपरीत दिशा में भागने से रोक रहा था। बार बार वो घोड़े अपने खुरों को जमीन पर पटक कर आगे बढ़ने की कोशिश करते थे, पर उसके शक्तिशाली बाजुओं के सामने उनकी एक नहीं चल रही थी। कुछ देर की रस्साकशी के बाद उसने दोनों की लगाम छोड़ दी। उसके पूरे शरीर में पसीने की मोटी धार बह रही थी। कुछ दूर 2 बड़ी और भारी तलवारें रखी हुई थी। उसने उन्हें उठाया और बिजली की रफ्तार से उन्हें घुमाने लगा। वहां से कुछ दूर घने जंगल के बीच से नदी की एक बड़ी धारा बहती थी। उसी के किनारे कुछ झोंपड़ियां बनी हुई थी। उनके बाहर गोल घेरे में एक नुकीली लकड़ियों की बाड़ बनाई हुई थी। वहीं उसी घेरे के अंदर एक कोने में एक व्यायामशाला बनी हुई थी, जहां वो युवा अभ्यास कर रहा था। तभी नदी की तरफ से 2 गेरुए वस्त्रधारी लोग उस तरफ आते हुए देखे। वो लोग आकर उस नौजवान के पास रुक गए और उनमें से एक बोल पड़ा, मेरे प्रिय मित्र, यह कोई समय है इतने भारी भरकम शस्त्रों के साथ अभ्यास करने का? सूर्य देवता के क्रोध का जरा भी भय नहीं मालूम पड़ता है आपको? वो युवक चंद्रगुप्त था। कुछ पल बाद वो उन दोनों को देखते हुए बोल पड़ा, मैंने आप दोनों को कितनी बार कहा है, मुझे मित्र ना कहा करिए। आप लोग मेरे गुरु हैं। मैं असहज होता हूं। वो दोनों, जो कि असल में वेदांत और वात्सल्य थे, जोर से हंस पड़े। वो लोग बात कर ही रहे थे कि एक झोंपड़ी से चाणक्य बाहर निकले। उन्हें देखकर वेदांत और वात्सल्य दोबारा नदी की तरफ बढ़ गए। तभी आचार्य चाणक्य उसके पास आ पहुंचे। उन्हें देख चंद्रगुप्त ने प्रणाम किया और बोला, आचार्य, मुझे एक बात आज तक समझ में नहीं आई। अगर आपकी आज्ञा हो तो पूछूं? चाणक्य ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए बोले, निसंकोच होकर पूछो। चंद्रगुप्त ने पूछा, 5 साल पहले जब आपने तक्षशिला को छोड़कर मुझे इस निर्जन वन में लाकर प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया था, तो ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो आपको ऋषि वेदांत और वात्सल्य को भी साथ लाना पड़ा, जबकि मेरी शिक्षा दीक्षा के लिए आप और धूमकेतु ही काफी थे? चाणक्य बोले, ये सवाल तुम्हारे मन में उपजाई क्यों? मैं तो यही सोचकर हैरान हूं। बाकी रही बात मजबूरी की, तो मैं इन्हें सिर्फ तुम्हारी अतिरिक्त शिक्षा के लिए यहां नहीं लाया हूं। चंद्रगुप्त बोल पड़ा, तो फिर आप इन्हें क्यों लाए थे? चाणक्य ने कुछ दूर नदी के किनारे बैठे वेदांत और वात्सल्य को देखा और बोले, चंद्रगुप्त, मैंने ऐसे कई बातें तुम्हें नहीं बताई हैं जिन्हें जानना तुमको उस उम्र में जरूरी नहीं था, जब तुमने अघोरनाथ को हराया था। चंद्रगुप्त ने कहा, यह तो मैं जानता हूं। मैंने कई बार आपको धूमकेतु और पारितोष को बिना मेरे मंत्रणा करते देखा है। चाणक्य बोले, हां, ऐसी कई चीजें हैं जिनसे तुम अब अवगत होंगे, पर उससे पहले तुम्हें तक्षशिला के अंतिम वर्ष के परीक्षा के चरण को पार करना होगा। उसमें जितनी भी कठिनाइयां और पड़ाव होंगे, उन सब में तुम्हें अव्वल आना होगा। चंद्रगुप्त ने मजबूत लहजे में कहा, जरूर ऐसा ही होगा आचार्य। मैं आपके मस्तक को नीचे झुकने नहीं दूंगा। चाणक्य ने आगे कहा, अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। हमें कुछ ही देर में तक्षशिला के गुरुकुल के लिए निकलना है। सुकन्या और पारितोष भी बस आते ही होंगे। आचार्य का इतना कहना था कि जंगल से निकलते रास्ते से 2 घुड़सवार आते दिखाई दिए। वो दोनों और कोई नहीं, सुकन्या और पारितोष ही थे। दोनों बाढ़ के अंदर आते ही रुक गए
और अपने घोड़ों को बांधकर चाणक्य और चंद्रगुप्त की तरफ बढ़े। पास आकर पारितोष ने चंद्रगुप्त से कहा, तो क्या तैयारी है महाबली अंतिम चरण की परीक्षा के लिए? मैंने सुना है काफी कठिन प्रतियोगिताएं रखवाई गई हैं इस बार। चंद्रगुप्त परिहास करते हुए बोला, मैं उसके लिए 5 वर्ष पहले भी तैयार था। सुकन्या और पारितोष ने एक दूसरे की तरफ देखा और हंस पड़े। चंद्रगुप्त ने जब यह देखा तो वो गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चला गया। घोड़ों को आता देख वेदांत और वात्सल्य भी नदी किनारे से लौट चुके थे। उन्होंने जब चंद्रगुप्त को ऐसे देखा तो सुकन्या से उसकी वजह पूछी। सुकन्या के बताने पर वात्सल्य ने हंसते हुए कहा, इतने लंबे समय से वो सिर्फ हम बुजुर्गों के साथ ही रह रहा है। उसकी हम उम्र बस तुम ही हो, इसलिए जब तुम भी उसके साथ परिहास करती हो तो बचपन वाला चंद्रगुप्त उछलकर बाहर आ जाता है। उसके बाद वो सब वहां से निकलने की तैयारी में लग गए। इधर इस वक्त तक्षशिला के अंदर कुछ छात्र बड़े उत्साहित थे तो कुछ डर रहे थे। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल बना हुआ था। हर कोई व्यस्त नजर आ रहा था। हर तरफ तैयारियां चल रही थी। आज गुरुकुल के वार्षिक परीक्षा के आखिरी चरण की शुरुआत थी। यह 3 दिन तक चलने वाला चरण था। यह कुछ छात्रों का आखिरी वर्ष था जिसमें उन्हें बौद्धिक से ज्यादा शारीरिक क्षमता का प्रदर्शन करना था। उन्हें एक योद्धा, एक पथ प्रदर्शक और एक कुशल संचालक के रूप में अपने आप को प्रदर्शित करना था, जिसके लिए गुरुकुल के आचार्यों ने एक से कठिन प्रतियोगिता का आयोजन किया हुआ था। सबसे मुख्य आकर्षण इस आखिरी चरण का यह था कि इसमें आसपास के राज्यों के राजा एवं मंत्रियों को भी आमंत्रित किया जाता था। उसमें से कई राज्यों के राज परिवार के बच्चे भी तक्षशिला के अंदर अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी कर रहे थे। उन्हें भी यहां अपनी प्रतिभा को इस तरह से साबित करना था कि जब वो अपने अपने राज्य की बागडोर संभालें तो उन्हें ना तो कोई परेशानी आए और ना ही कोई उन्हें अयोग्य कहे। इस वक्त गुरुकुल के कुलपति अपने कक्ष में बेचैनी से टहल रहे थे जब आचार्य श्वेतांक ने वहां प्रवेश किया। कुलपति को परेशान देखकर वो बोले, चिंता मत कीजिए कुलपति जी, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। कुलपति ने टहलना बंद किया और थोड़े से रूखे स्वर में बोले, अगर आप मेरी जगह होते आचार्य श्वेतांक तो इस वक्त की मेरी मानसिक अवस्था को समझते, और आज आप जानबूझकर मुझ पर तंज कस रहे हैं ना, मेरा नाम लेने के बजाय मुझे कुलपति कहकर। आचार्य श्वेतांक ने नाटकीय रूप से सर झुकाकर कहा, आप एकदम सही समझे हैं कुलपति जी। ओ, मेरा मतलब आचार्य चक्रपाणी जी। आचार्य चक्रपाणी ने कहा, खैर अब ये सब छोड़िए, आप ये बताइए कि क्या आचार्य चाणक्य अपने शिष्यों के साथ तक्षशिला के अंतिम चरण की परीक्षा के लिए आ रहे हैं? आचार्य श्वेतांक बोले, हां, मैं यही बताने के लिए तो आया था। जल्द ही वो आपके सामने होंगे। कुछ देर के लिए दोनों ही विचारों में डूब गए। फिर कुछ देर बाद आचार्य श्वेतांक बोले, यकीन नहीं होता कि 5 साल इतनी जल्दी बीत गए। अभी कल ही की बात लगती है जब हमने अघोरनाथ नामक उस मुसीबत को खत्म किया था। आचार्य चक्रपाणी सर हिलाते हुए बोले, हां सही कहते हो। हालांकि इतने सालों बाद भी मुझे आचार्य चाणक्य का यह फैसला समझ नहीं आया। श्वेतांक ने पूछा, कौन सा फैसला? आपको कुलपति बनाने का? आचार्य चक्रपाणी बोले, हां, मुझे लगता है कि अगर वो यहां रहकर चंद्रगुप्त को बाकी की शिक्षा देते तो अच्छा रहता। आखिर वो यहां इस गुरुकुल के कुलपति थे। ऐसा क्या था जो वो चाहते और हो ना पाता? श्वेतांक ने गहरी सांस भरी और कहा, मुझे लगा था कि तुम 5 साल में समझ गए होंगे कि कुलपति होने के नाते आप हर वक्त वो नहीं कर सकते थे जो आप चाहते हैं, और फिर यहां अगर वो रुकते तो वो लोग हर वक्त गुप्तचरों की निगाह में रहते। ऐसे में उनका किया हर काम, हर हरकत पर अमात्य की नजर रहती। हर दूसरे महीने मगध के सैनिक यहां इस उम्मीद में चले आते कि शायद उनके भावी सम्राट अब यहां ही लौट आए हों। आचार्य चक्रपाणी ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि तभी वहां किसी ने प्रवेश किया। वो और कोई नहीं, माधवराज था, जिसकी जिम्मेदारी थी इस प्रतियोगिता की सारी तैयारियों पर नजर रखना और उनमें कोई कमी होने पर उसे दूर करना। उसे देखकर चक्रपाणी ने कहा, कहो माधवराज, क्या बात है? माधवराज ने पहले तो दोनों को प्रणाम किया, फिर बताया, कुलपति महोदय, सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हमारे सारे मेहमान भी लगभग आ चुके हैं।
बस कुछ ही लोग शेष हैं। इस वक्त दोपहर के भोजन की तैयारी चल रही है। चक्रपाणी ने संतुष्टि भरे स्वर में कहा, यह तो बहुत अच्छी खबर है माधवराज। अगर तुम्हें याद हो तो मैंने तुमको एक विशेष कार्य भी सौंपा था, उसकी क्या प्रगति है? माधवराज ने उत्साहित स्वर में कहा, उसको भी लगभग पूरा कर लिया गया है। बहुत जल्द मैं आपको उसके पूर्ण रूप से तैयार हो जाने की सूचना दूंगा। चक्रपाणी बोले, चलो अच्छा है, और कोई सूचना ना हो तो तुम जा सकते हो। माधवराज ने उन्हें प्रणाम किया और वो वहां से चला गया। उसके जाने के बाद श्वेतांक ने आचार्य चक्रपाणी से पूछा, यह विशेष कार्य क्या है? मुझे तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। चक्रपाणी अपनी आवाज को धीमा करते हुए बोले, मुझे समय ही नहीं मिला। कल ही इस बारे में आचार्य चाणक्य की सूचना प्राप्त हुई तो मैंने तुरंत माधवराज को इस काम पर लगा दिया। श्वेतांक ने पूछा, पर आचार्य तो अपनी सूचनाएं सिर्फ एक ही इंसान के द्वारा यहां तक भेजते, तो क्या इसका मतलब है? चक्रपाणी ने बीच में ही कहा, हां, तुम ठीक समझ रहे हो, धूमकेतु यही है। श्वेतांक खुश होते हुए बोला, अरे वाह, उससे आखिरी बार मिले 3 वर्ष का समय हो गया है। कहां होगा वो इस वक्त? चक्रपाणी बोले, वहीं जहां वो हर वक्त पाया जाता है। अभी भी वो तुम्हें अभ्यास स्थल पर ही मिलेगा। श्वेतांक ने कहा, मैं उससे मिलकर आता हूं। इतना कहकर आचार्य श्वेतांक वहां से बाहर निकल गए। इधर मगध राज्य में बीते 5 सालों में कुछ खास बदलाव नहीं हुए थे, सिवाय इसके कि जब महाराज धनानंद लाख कोशिशों के बाद भी राजकुमार पब्बत का पता नहीं लगवा पाए तो वो और भी विक्षिप्त होते चले गए और इसका गुस्सा वो जनता पर निकालने लगे। वो मदिरा के नशे में ही डूबे रहते। जब उन्हें होश आता तो जनता पर जुल्म करने के नए नए तरीके खोजते रहते। इन सब के बीच अमात्य ने अपनी ताकत को बढ़ाना शुरू कर दिया था। हालात ये थे कि कई बार तो कई झगड़े और मुकदमे महाराज तक पहुंचते ही नहीं थे। कई बार अमात्य ने नशे के वक्त महाराज से आदेशों पर मोहर लगवाकर काम करवाया। इन 5 सालों में जितना महाराज धनानंद नीचे गिरे थे, अमात्य उतना ही ऊपर उठ चुके थे। राज दरबार का ऐसा कोई विभाग नहीं था जो अमात्य के आदेश को ठुकरा दे। इसके अलावा अगर कोई था जिसने 5 सालों के दौरान अपना कद ऊंचा किया था तो वो था भुजंग के बाद नया सेनापति बना सारनाथ। अमात्य के हर काम को पूरा करना ही सारनाथ का एकमात्र उद्देश्य था। वो बेहद क्रूर था। अमात्य कोई भी काम जनता की नजर में आकर नहीं करते थे, वो सारे काम सारनाथ ही करता था। इसलिए क्रूरता के मामले में इस वक्त अगर प्रजा को किसी से भय था तो वो सारनाथ ही था। इस वक्त भी सारनाथ अमात्य के लिए काफी समय से परेशानी कर रहे एक व्यापारी को सरेआम सजा दे रहा था, जिसे एक झूठे मुकदमे में उसी ने फंसाकर उसे 1000 कोड़े मारने की सजा सुनवाई थी। उसे सजा सबके सामने दी जा रही थी। सारनाथ उस व्यापारी को कांटेदार कोड़ों से लगातार मार रहा था। अब हर कोड़े के साथ उस व्यापारी की खाल उसके शरीर से अलग हो रही थी। कुछ देर चीखने के बाद वो व्यापारी बेहोश हो चुका था, लेकिन सारनाथ अभी भी उसके ऊपर कोड़े बरसाए जा रहा था ताकि जनता में उसका भय बना रहे। अंत में उस बुरी तरह घायल व्यापारी को वहीं फांसी पर लटका दिया गया और उसके मृत शरीर को चील कौवों को खाने के लिए छोड़ दिया गया। उसके परिवार को भी उसे उतारने की इजाजत नहीं थी। कुछ देर बाद सारनाथ अमात्य और धनानंद के सामने महल में खड़ा हुआ था। मदिरा के नशे में चूर धनानंद ने अमात्य से कहा, क्या कहा आपने तक्षशिला के बारे में अमात्य? अमात्य ने अफसोस भरे निगाह से धनानंद को देखते हुए कहा, तक्षशिला के कुलपति का संदेश आया है उनके वार्षिक पदवी समारोह में शामिल होने के लिए। धनानंद ने कड़वे स्वर में कहा, तो इसमें नई बात क्या है? वो तो हर साल आता है, उसमें क्या खास है? अमात्य ने बताया, मेरे गुप्त सूत्रों के हिसाब से इस बार चाणक्य और चंद्रगुप्त भी शामिल होने वाले हैं इस समारोह में। चाणक्य और चंद्रगुप्त का नाम सुनते ही धनानंद ने गुस्से से मदिरा का पात्र फेंक दिया और बोला, अंततः वो चूहे बिल से बाहर निकल रहे हैं, उन्हें जिंदा मत छोड़ना। अमात्य ने कहा, अब इतने बड़े आयोजन के बीच में तो उन्हें सीधे सीधे तो हाथ लगाया नहीं जा सकता है, इसलिए मैं गुप्त रूप से कुछ लोगों को भेजूंगा वहां और हमारे राज्य के प्रतिनिधि के रूप में सारनाथ को वहां भेजने का विचार है। बस आपकी अनुमति चाहिए थी। अमात्य की बात पूरी होते ही धनानंद ने गुर्राकर कहा, अनुमति है और आदेश भी।
कि वो जीवित न रहे। इसके बाद अमात्य और सारनाथ वहां से चले गए और पीछे धनानंद अपने भोग विलास में फिर से व्यस्त हो गया। उधर तक्षशिला के गुरुकुल के द्वार पर प्रहरी ने चाणक्य को आते हुए देखा तो तुरंत ही द्वार खोल दिया और एक रक्षक को अंदर सूचना देने भेजा। चंद्रगुप्त एक लंबे समय के बाद तक्षशिला लौट रहा था। अभी वो लोग मुख्य द्वार से अंदर गए थे कि सामने से कुलपति यानी आचार्य चक्रपाणि तेजी से आते हुए दिखाई दिए। जैसे ही आचार्य चक्रपाणि पास आए, चाणक्य ने अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए कहा, तक्षशिला के कुलपति को चाणक्य का प्रणाम। अंतिम परीक्षा के लिए तैयार हैं? क्या होगा अंतिम परीक्षा का परिणाम, जानने के लिए सुनिए चाणक्य का अगला भाग सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM पर।